नमस्कार मित्रों, साहित्य का इतिहास से क्या रिश्ता है। हिस्ट्री एंड लिटरेचर, ये दोनों अलग अलग विषय होते हुए भी इसमें कहीं ना कहीं ऐसी नज़दीकियां नज़र आती हैं, ऐसा टकराव भी है कहीं कहीं, और टकराव के साथ साथ नज़दीकियां भी हैं। और इनका जिक्र जब करते हैं तो उस वक्त इन दिनों में चर्चा जो हो रही है उस वक्त हमें याद आते हैं बहुत सारी ऐसे फिल्मी जो प्रस्तुतियां हमारे सामने जो आई हैं, फिल्मी प्रस्तुतियां, वो याद आती हैं। और उनमें हर जगह तकरीबन इतिहास को फिल्मों के निर्माता, निदेशक और पटकथा लेखक अपने ढंग से उसको मोड़ने का प्रयास करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा जोड़ने तोड़ने का, लेकिन यह है कि वो उनका प्रयास ज़रूर होता है कि एक ऐसी फिल्म बने जिसमें कला भी हो और साथ साथ बाज़ार का भी ध्यान रखा जाए। और इसमें विवाद जो है अक्सर उठते ही उठते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप इतिहास पर आधारित कोई भी फिल्म बना लीजिए, उसको साहित्य का स्वरूप देकर पटकथा लिखते वक्त साहित्यकारों को बीच में इन्वॉल्व कर लें, लेकिन विवाद तो होगा। अब जो नया विवाद मित्रों शुरू हो रहा है वो है चंद्रकांत द्विवेदी को आप जानते हैं, नाम सुना है आपने विशेष संदर्भ में चाणक्य धारावाहिक के निर्माता और निदेशक के रूप में। और वो एक अद्भुत प्रस्तुति थी चाणक्य की, जिसके माध्यम से बहुत सारी उस काल की जो ऐतिहासिक जो घटनाएं थी, जो करवटें इतिहास ने उस काल में ली थी, उनका एक प्रामाणिक प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास चंद्रकांत द्विवेदी ने किया था और उसे बड़े व्यापक स्तर पर सराहा गया था। अब चंद्रकांत द्विवेदी जो हैं वो एक जोखिम उठा रहे हैं, वो पृथ्वीराज रासो पर फिल्म बना रहे हैं। अब पृथ्वीराज रासो पर फिल्म बनाना अपने आप में अग्रिम रूप से ही ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि अपने आप में एक जोखिम भरा काम है और इस पर विवाद निश्चित रूप से उठेंगे इसलिए कि इतिहास की जब भी बात होती है, हमारा इतिहास प्रायः बहुत सारे मामलों में प्रामाणिक नहीं ठहरता। हम बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं को, ऐतिहासिक घटनाक्रम को हम अपने जीवन मूल्यों के हिसाब से और अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से, अपनी आस्थाओं के हिसाब से हम जोड़ते हैं। और जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इतिहास में विभ्रम भी पैदा होता है और कहीं ना कहीं इतिहास में कुछ ख़तरनाक मोड़ भी आ जाते हैं जिन पर विवाद उठते हैं। अब विवाद इन दिनों जो उठा है वो ये है कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिक कृति कौन सी मानी जाए। पृथ्वीराज रासो के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि हो सकता है साहित्य के जो बिल्कुल विशुद्ध विद्यार्थी हैं वो तो इसको जानते होंगे, लेकिन जो सामान्य जो प्रबुद्ध वर्ग है, युवा वर्ग खास तौर से, वो जानना चाहता है कि है क्या भला ये। तो पृथ्वीराज रासो एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में स्थापित धारणा यही है कि इसकी रचना पृथ्वीराज चौहान के मित्र और दरबारी कवि चंद बरदाई के द्वारा की गई थी। चंद बरदाई का ऐतिहासिक होना ये प्रमाणित तथ्य है। चंद बरदाई नाम का कवि था, इसमें कोई संदेह नहीं है। पृथ्वीराज चौहान अपने आप में एक प्रामाणिक तथ्य है। पृथ्वीराज चौहान था, वो अब दिल्ली का नरेश था कि अजमेर का या कहाँ का या कन्नौज के जो महाराजा थे उनके साथ क्या संबंध थे, ये सारी की सारी जो हैं ऐतिहासिक जो घटनाएं, तथा कथित ऐतिहासिक घटनाएं, इनके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कमोबेश हर घटना के ऊपर विवाद हुआ है। अब पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई की मैत्री जो है ये भी चर्चा में रही है। और मित्रों, जो पृथ्वीराज रासो है अपने आप में इतना बड़ा ग्रंथ है। अगर आप नागरी परिचारिणी सभा, जो कि साहित्यिक ग्रंथों का प्रकाशन करती है, बनारस की संस्था, और जिसके द्वारा प्रकाशित ग्रंथों को सबसे ज़्यादा प्रमाणिक, यथासंभव प्रमाणिक माना जाता है, रिलायबल माना जाता है, उसके द्वारा जो प्रकाशित है चंद बरदाई, ये 2 खंडों में है। चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, और उसके 2 खंडों में लगभग कुल मिलाकर 2000 के आसपास पृष्ठ हैं। बहुत बड़ा है। अगर 2000 पृष्ठों का वाकई वो है, सिर्फ काव्य की धाराएं हैं उसमें, तो मैंने स्वयं देखा नहीं है, लेकिन जो चीज़ ऑन रिकॉर्ड उपलब्ध है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है जानकारी, उसके मुताबिक 2000 पृष्ठ हैं।
और अगर 2000 पृष्ठों को स्वीकार करें तो इसका आकार महाभारत से भी ज़्यादा है। और ये स्थिति बड़ी अजीब है। और सबसे जो एक विवादास्पद बात जो मैं आपके सामने आपसे बांटना चाहता हूँ कि इसके 4 रूप मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो के हस्तलिखित 4 प्रतियाँ मिलती हैं और चारों प्रतियों में एक रूपता नहीं है। एक प्रति बहुत छोटी है, एक बहुत बड़ी है। अब बड़ी प्रामाणिक है कि छोटी प्रामाणिक है, और 2 मध्यम दर्जे की हैं, और उनमें पृष्ठ संख्या जो है वो लगभग 1100-1200 की है। एक में 600-700 की आ जाती है, एक में 500 की रह जाती है, और एक में 2000 पृष्ठ चले जाते हैं मुद्रित। तो ये इतने व्यापक आकार के जो ग्रंथ हैं उनकी हस्तलिखित पांडुलिपियों में अगर इतना फ़र्क है तो निश्चित रूप से हमें उसके लिए प्रामाणिकता की तलाश तो करनी पड़ेगी। ये तो देखना पड़ेगा कौन सी प्रति सही है। और इसकी एक प्रति मैंने देखने का मुझे अवसर मिला। वो प्रति वो थी जो राजस्थान से उस काल के प्रख्यात समाज सुधारक और साहित्य सेवी स्वामी केशवानंद किसी व्यक्ति से, राजस्थान के किसी परिवार से, पुराने परिवार से वो पैसे की राशि देकर लाए थे। पैसे उनके पास, स्वामी के पास नहीं होते थे, फ़कीर आदमी था, और जब पैसों की कमी आती थी पुस्तकों के लिए तो किसी गांव के बाहर धरने पे बैठ जाते कि इतने पैसे दोगे शाम तक तो मैं खाऊं पीऊँगा, वरना मैं तो भूखों मरूंगा। तो उसको एक लगाव होता था दुर्लभ वस्तुओं के संकलन का। और जब तक 400 रुपये इकट्ठे नहीं हुए उस पुस्तक का जो मूल्य जो विक्रेता ने तय किया था, तब तक स्वामी भूखा रहा। और 400 रुपये एकत्र 1925-30 के आसपास 400 रुपये एकत्र किसी गांव से करना, या गांवों 3-4 गांवों से करना आसान नहीं होता था। और ये काम 3-4 दिन लगे स्वामी को 400 रुपये की राशि एकत्र करते करते, और तब तक स्वामी भूखा भी रहा, प्यासा भी रहा। लेकिन वो 400 रुपये एकत्र करके उस व्यक्ति के पास गया जिस व्यक्ति के पास हस्तलिखित पांडुलिपि थी कि ये पकड़ 400 रुपया और ये प्रति मुझे दे दे। तो प्रति लेके स्वामी अपने संस्थान में आ गए। वहाँ उन्होंने उसके लिए एक विशेष अलमारी बनाई आकर्षक ढंग से, और उसके बीच में उसको सुरक्षित करने का प्रयास किया। लेकिन स्थिति ये है कि मुझे पिछले दिनों उसी संस्थान में जाने का अवसर मिला। संस्थान की सारी अलमारियाँ बंद थी, तो मैंने व्यवस्थापक से एक बात का प्रश्न किया कि पृथ्वीराज रासो की सुनाई यहाँ प्रति है, उसका उल्लेख मिलता है कि एक प्रति स्वामी जी लाए थे, तो वो प्रति देखने को मिल सकती है। लेकिन वो प्रति वहाँ पर मौजूद नहीं थी। हो सकता है कोई दुर्लभ वस्तुओं का जो कोई व्यापार करने वाला चुपचाप रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में जैसे भी है उसको चोरी करके ले गया, या क्या हुआ ये कोई निश्चित रूप से बात कही नहीं जा सकती। लेकिन प्रबंधकों की नीयत पर शक करना गलत है, क्योंकि वो लोग बड़े निष्ठावान हैं और उनको भी इस बात का दुख है कि एक ऐसी दुर्लभ चीज़ें गायब हो गई। अब लौटते हैं फिर रासों पर। तो रासों की जो परंपरा है, दिक्कत यह है कि 4-4 प्रतियां होंगी हस्तलिखित, तो चारों प्रतियों में एक रूपता नहीं होगी, तो संदेह और विवाद जो है इनका पिटारा तो खुलेगा। और जब पिटारा खुलेगा तो चंद्रकांत द्विवेदी की चर्चा तो ज़रूर होगी, फिल्म की चर्चा भी होगी, लेकिन फिल्म का प्रदर्शन हो पाएगा इस बात की संभावना नहीं है। जैसे अभी सनी लियोन की बनाई हुई एक जो वृत्त चित्र है उसके ऊपर हंगामा चल रहा है कि वो ब्रज की धरा पर बनी है, और इससे पहले अयोध्या के बारे में भी कुछ गलत प्रस्तुतियाँ हुई तो भी हंगामे चले। तो ये हंगामा चंद्रकांत द्विवेदी की पृथ्वीराज चौहान पर जो आधारित जो फिल्म है, जो जिस रूप में सामने आएगी उस रूप में उसका निश्चित रूप से विवाद उस पर खड़े होंगे, और विवाद क्या रूप लेते हैं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। चंद्रकांत द्विवेदी भी एक आस्थावान और समर्पित निदेशक हैं, फिल्म निदेशक हैं, विद्वान भी हैं, और इतिहास से छेड़छाड़ करना सिर्फ बाज़ार बनाने के लिए उनका कभी लक्ष्य नहीं रहा। लेकिन अब स्थितियां ऐसी हैं, हमारे देश में एक परंपरा है विवादों की, तो उसके क्या कीजिएगा। बहरहाल पृथ्वीराज रासो अपने आप में एक दिलचस्प आख्यान है, और ये कहा जाता है कि उसके जो मुख्य जो भाग सारे के सारे चंद बरदाई ने स्वयं लिखे थे दरबार में रहते हुए। उसमें वीरता की गाथाएं हैं चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान की, और जो अंतिम है जिसमें
चंदबरदाई अपने मित्र राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बचाने के लिए स्वयं जाता है और जिस दरबार में जिस राजा के शासन काल में चौहान जो हैं बंदी हैं, वहाँ जाकर वो उनसे कहता है कि आपने चौहान का तमाशा नहीं देखा, ये तो बड़ा करामाती धनुर्धर है। तो वो शहंशाह पूछता है कि इसमें क्या विशेषता है, तो कहने लगा सिर्फ ये आवाज़ की ध्वनि पर ही तीर चलाता है और तीर जो है सही निशाने पर बैठता है। और वो कहता है प्रमाण इसका, कहता है जी प्रमाण आप राज दरबार में देख लीजिएगा। तो राज दरबार में प्रमाण दिखाने के बहाने से चंदबरदाई एक दोहा पढ़ता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूक्यो चौहान। तो वो चौहान जो है, चौहान को जिसकी आंखें भी निकलवा दी गई होती हैं, तो उसको वो ये संकेत दे देता है कि जो शहंशाह है जिसने तुम्हें कैद में रखा हुआ है, ये किस स्थान पर बैठा है, उसका पूरा का पूरा गणित का विवरण, उसकी ऊंचाई नीचाई, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूक्यो चौहान। और पृथ्वीराज चौहान उसी बात के आधार पर जो उसको धनुष और तीर दिया गया, वो अपना तीर चलाता है और तीर उस वक्त के जो शहंशाह जो कैद करके लाया था उसी को लगता है और शहंशाह वहीं ढेर हो जाता है। तो ये कहानी कथानक क्या है, इसमें कितना ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, कितना इतिहास है, इस बारे में मित्रों आज के वक्त में कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन साहित्य और इतिहास, इनके पारस्परिक संबंधों के बारे में बहस होनी ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।